तो कंडक्टेंस वाली पार्ट को इस वाली वीडियो के अंदर एड्रेस कर रहे हैं। बाकी दो पार्ट्स और भी है, एक नाश इक्वेशन, एक फैराडे इक्वेशन। क्या ऐसे सवाल होते हैं जिसके अंदर मोलर कंडक्टिविटी निकाली फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी होती है और वाइस वर्सा। और ऐसे प्रॉब्लम तुमने बेसिकली इक्विलिब्रियम के अंदर देख रखे होंगे। k × 1000/n। एक तो हमने अल्फा फाइंड आउट करनी है और दूसरी हमें k फाइंड आउट करनी है। 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 4.5। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर 3 ग्रे एरिया है बेसिकली। एक छोटा सा पार्ट है कंडक्टेंस का, वहाँ भी लोग फंस जाते हैं। तो कंडक्टेंस वाली पार्ट को इस वाली वीडियो के अंदर एड्रेस कर रहे हैं। बाकी दो पार्ट्स और भी है, एक नाश इक्वेशन, एक फैराडे इक्वेशन। C3 क्या भाई? कंडक्टेंस, कंडक्टिव, ये पहला पार्ट कंडक्टिविटी, सेकेंड पार्ट कंडक्टेंस और थर्ड पार्ट सेल कांस्टेंट। और ये फॉर्मूले कंडक्टिविटी 1/c इज नोन एज कंडक्टेंस, L/A इज नोन एज सेल कांस्टेंट। कंडक्टिविटी में ये जो सारा पार्ट है ये 10th क्लास का पार्ट है, एक बार हमें उसे रिकॉल करना है। जो प्योर वाटर है उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है क्योंकि उसके अंदर आयंस है नहीं। और उसकी खुद की कंडक्टिविटी कितनी है? उसकी खुद की कंडक्टिविटी है 3 × 10⁻⁵। कंडक्टेंस एक एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो जो तुमने कोलरास लॉ के अंदर पढ़ा है वो बेसिकली इसी वाले स्टेटमेंट की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। वो इस वाले स्टेटमेंट की एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो अगर वाटर कंडक्टर है नहीं तो फिर कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसके अंदर जो आयंस है, आयंस और उनकी मोबिलिटी। आयंस के ऊपर हम कंडक्टिविटी डिसाइड करते हैं, लेकिन एक टर्म और भी है जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर, जो इस वाली पार्ट का एक हिस्सा है। तो अगर हमने क्लैरिटी चाहिए तो दोनों चीज़ों का आइडिया होना चाहिए, कंडक्टिविटी और ट्रांसपोर्ट नंबर। कंडक्टिविटी के भी दो पार्ट है, जब तुमने 1 इक्विवेलेंट वेट डिजॉल्व करी और जब तुमने 1 मोल डिजॉल्व करी। तो 1 मोल डिजॉल्व करी तो एक अलग फॉर्मूला है, 1 इक्विवेलेंट वेट डिजॉल्व करी तो एक अलग फॉर्मूला है। तुम्हें इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट है तो यहाँ पे नॉर्मलिटी दे रखी है। एनसीईआरटी से अब उन्होंने हटा रखा है, लेकिन फॉर्मूले के अंदर तो है ही ना। हमने एनसीईआरटी से हटा रखी है मगर फॉर्मूले के अंदर तो ये प्री डिफाइंड है। जो सेकेंड पार्ट है मोलर कंडक्टिविटी, तो यहाँ पे हमने m यूज करना है, m फॉर मोलैरिटी। इस वाली केस के अंदर हमने मोलैरिटी यूज करी है। इस वाली केस के अंदर मोलैरिटी यूज करी है, इस वाली केस के अंदर इक्विवेलेंट वेट यूज करी है। बस इतना ही फर्क है। क्या ऐसे सवाल होते हैं जिसके अंदर मोलर कंडक्टिविटी निकाली फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी होती है और वाइस वर्सा। उस केस में लोग क्या करते हैं, दोनों ही टाइम पे कैलकुलेट करते हैं, जरूरत ही नहीं है। मान लो तुम्हें AlCl3 की मोलर और इक्विवेलेंट दोनों कंडक्टिविटी निकालनी है और तुमने मोलर कंडक्टिविटी निकाल रखी है। तुमने इसकी मोलर कंडक्टिविटी निकाल रखी है और वो वैल्यू सपोज लेटेड भी कि वो वैल्यू आ गई 200। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी हो सकती है? तो यहाँ पे एक सिंपल सा रूल है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय वैलेंसी। अब तुम्हें दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। इस वाली पार्ट को जो 200 है इसे इसकी वैलेंसी से डिवाइड कर दो। और वैलेंसी क्या है इस केस में? वैलेंसी क्या है? ये +3 और ये -1 × 3। तो तुमने 3 से डिवाइड कर दी, 66 के आसपास आंसर आ गई। ऐसे करना है, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। इसका उल्टा कर लेते हैं कि कहीं पे तुम्हें MgCl2 की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे रखी है 100, ये इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दे रखी है 100 और तुम्हें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो वापस सब कुछ करने की जरूरत नहीं। तुमने क्या करा, 100 में इसकी वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दी, आंसर है 200। और ऐसे प्रॉब्लम तुमने बेसिकली इक्विलिब्रियम के अंदर देख रखे होंगे, मगर यहाँ पे इन्होंने क्या करा, 2 चैप्टर एक साथ क्लब कर दी, इक्विलिब्रियम भी और कंडक्टिविटी भी। इसने पूछा कि आप ये बताओ कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कितनी है वीक एसिड की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, लेकिन दे क्या रखा है? दे रखा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर हमने अल्फा की बात करी तो एज फार एज अल्फा इज कंसर्न्ड वी नो दैट इट्स ए सॉल्ट डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय सॉल्ट टेकन, number of salt dissociated divided by number of salt taken. But in this case this is not applicable. Lambda equivalent at given dilution divided by lambda equivalent at infinite dilution. We need to find this. I can write this is 0.0612 is equal to this equivalent by equivalent at infinite dilution. We need to find this one. We are having this value, but what's about this? We can find this by using the calculation. And that calculation was equivalent is equal to k into 1000 by n. K into 1000 by n. It's a 4.23 multiplied by 10⁻⁴ multiplied by 1000 divided by 0.04.
So this is going to be 10.5. This value goes to 10.5. Now it is 10.5 by x is going to be 0.0612. तो ये वैल्यू आ गई 171 के अप्रॉक्स। तो ये देखकर ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसे दो लाइनों के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें चाहिए क्या? एक तो हमने अल्फा फाइंड आउट करनी है और दूसरी हमें के फाइंड आउट करनी है। तो के का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? इट्स सी अल्फा स्क्वायर। तो अगर हमने अल्फा फाइंड आउट कर लिए तो अगली लाइन के अंदर इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक मोनोबेसिक एसिड है, ये एक मोनोबेसिक एसिड है, तो क्लैरिटी यहाँ पे है। अब इन चीज़ों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो समझ लो। तो इसकी वैल्यू गिवन डाइल्यूशन पे और इसकी वैल्यू इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितनी है? तो 15/350 करा तो ये वैल्यू हो गई 0.045, यानी 4.5%। इसकी वैल्यू आ गई 4.5%। अगर हमें के निकालनी है, इसने क्या रखा? मोनोबेसिक है। इसका ये मतलब है कि अगर हमने एच ए ले रखी है, डिसोसिएट होना है एच पॉजिटिव और ए नेगेटिव में, तो इस केस के अंदर फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं? सी अल्फा स्क्वायर। तो सी की वैल्यू कितनी है? 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 4.5। दिस इज 4.5। अल्फा की वैल्यू हमने कितनी ले रखी है? 0.045 या 4.5 - 2 और इसका होल स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यू आ जानी है 1.019। तो के की वैल्यू हो गई 1.019 और बाकी वैल्यू एज इट इज।